हमने डेबाय-हक्केल थ्योरी से आगे स्टार्ट करना है आज। और डेबाय-हक्केल थ्योरी तक हम लोगों ने क्या चीज सीखी? हम लोगों ने डेबाय-हक्केल थ्योरी में एक इक्वेशन बनाई थी और वो इक्वेशन थी अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। इक्वेशन क्योंकि अगर आप उसको डेफिनेटली याद कर लेंगे तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो आपने जो फैक्टर्स इसमें याद रखने हैं वो क्या है? ईटा। आप लोग जानते हैं ये ईटा जो साइन है ये विस्कोसिटी का साइन होता है। ये आपके पास जिस सॉल्यूशन से करंट पास करना है उसकी विस्कोसिटी क्या है। और इसी तरह दूसरा पार्ट था ये वाला, और ये है √c। अब यहाँ पर आपने एक चीज जो अंडरस्टैंड करनी है वो क्या है? इन दोनों फैक्टर्स को आपको अगर ये वैल्यूज याद नहीं रहती तो आप इसको इस तरह से याद कर लें कि जो ये टोटल फैक्टर है इसको आप ए कह लें और जो ये टोटल फैक्टर है इसको आप बी कह लें। और जब आप इसको ए और बी का नाम दे लेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह की बनेगी। साई है, जस्ट फॉर मिनट मैं इसको मिटा लूं। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर आ रही है। अच्छा सर ये डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी 1/2, नहीं नहीं, ये डेल्टा टी डी रेज टू है। हाँ पावर हाँ हाँ, 2। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मीडियम का। ये जो डी है ना अच्छा ये अच्छा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डी इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो आपका टी है वो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, और जो म्यू है दैट इज एक्चुअली विस्कोसिटी। मैं ये पैरामीटर्स लिख देता हूँ। अब इसमें हमने जो अंडरस्टैंड करना है वो इन फैक्टर्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। जब मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी तो मेरे पास जो किसी भी चीज की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ये जो साई है ये एक्चुअली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है एट एनी कंसंट्रेशन। और जो आपके पास ये है ना, ये रिप्रेजेंट करता है साइन नॉट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन। मैं कल आपको पिछले लेक्चर में इन्फिनिटी डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। तो यहां से आपने ये याद रखना है कि जब मैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को डिस्कस करूंगा, यानी मैं ये डिस्कस करूंगा कि मेरे पास एक आयन है, सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो एक नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब ये इसकी तरफ जाने लगेगा
इसके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है वो इसके ऊपर इफेक्ट कॉज करेगा। वो कौन से इफेक्ट थे, दो हमने कल भी पढ़ा था कि इसके ऊपर जो चार्ज आता है, सपोज मैं यहाँ पर वो बना लेता हूँ कि ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो ऑपोजिट टू नेगेटिव जाएंगे, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये सारे अब इसको अपनी तरफ साथ साथ खींच रहे हैं। तो अब क्या होगा कि इन सबकी मूवमेंट तो इस तरफ है। तो जब आप किसी आयन की मूवमेंट को देखते हैं, तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, आयन्स ज्यादा कवर होते हैं, तब मूवमेंट जो होती है वो मुश्किल हो जाती है। उसमें दो किस्म के इफेक्ट आते हैं। इस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं। ये मैं आपको कल बता चुका हूं इस इफेक्ट के बारे में। और दूसरा जो आपके पास इफेक्ट था वो है रिलैक्सेशन और एसिमेट्रिक इफेक्ट। वो रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या था कि जब एक आयन पूरी तरह से ऑपोजिट चार्जेस से कवर होता है, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करके बताता हूँ। एक नेगेटिव आयन जब पूरी तरह से कवर्ड होता है, सॉरी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस के साथ पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में कवर्ड होगा इस फॉर्म में, आप देख सकते हैं ये इसके साथ यूं कनेक्टेड है। जैसे ही रिलैक्सेशन हुई ये एसिमेट्रिक में गया। इसको रिलैक्सेशन और एसाइमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं। हम ये चीज सीख रहे थे कि जब ये आयन मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो एकदम मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेगा। पहले ये जैसे ही फील्ड में आएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, सॉरी नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा, तो पहले ये नेगेटिव एनवायरनमेंट इससे दूर होगा और ये सिमेट्रिक फॉर्म से एसिमेट्रिक फॉर्म में चला जाएगा। यानी ये ऐसे था, कवर्ड था, ये ऐसे चला गया। इसको हम एसिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं। जब ये एसिमेट्रिक फॉर्म में चला गया, अब इसके पास जो मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट होती है। यानी ऐसा नहीं होता कि ये इजीली मूव कर जाए, नेगेटिव चार्जेस इसको यहाँ जाने से रोकते हैं, क्योंकि नेगेटिव ने ऑपोजिट टू नेगेटिव एंड टुवर्ड्स पॉजिटिव जाना होता है। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन है और इसके अंदर ए और बी की वैल्यूज है। अब हम देखना चाहते हैं किसी की जगह पे हमारी कंडक्टेंस क्या है। ये ग्राफ मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, इसको एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं और ये ग्राफ आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आपने एक्स एक्सिस पे इंक्रीज की कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस के पास आपके पास है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब आप देखेंगे कि जब आपके पास बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, जैसे 0.01 मोलर की बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो उसकी कंडक्टेंस, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। जैसे ही मेरे पास कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी, जैसे फर्ज कर लेते हैं यहाँ आ गया 1 मोलर, तो जैसे ही मैं 1 मोलर के पास पहुंचूंगा मेरी कंडक्टेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम उस HCl की डिक्रीज होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा ऑपोजिट चार्जेस यहाँ मौजूद होंगे उतना ज्यादा रिलैक्सेशन और एसिमेट्रिक इफेक्ट होगा और उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट होगा। ये दो इफेक्ट हैं जो कंडक्टेंस को डिक्रीज कर देते हैं। जब सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है तो उसकी मूवमेंट में इतना इशू नहीं आता, क्योंकि वो इन चार्जेस के साथ ही मूव करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आपके पास सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो उसकी मूवमेंट जो होती है वो पहले से डिफिकल्ट होती चली जाती है। ये बात समझ आइए आपको? किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मतलब आप सर सर ये जी जी। सॉल्यूशन बोल में रहे फिर आप। आप मतलब
ये सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं या मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि हम सॉल्यूशन में तो हमारे सॉल्यूशन पास बनाते सोल्यूट भी हैं, होते हैं। हम सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्वेंट के साथ। जब मैं यहाँ पर ठीक हो गया। पहुंच गया 1 मोलर पे, तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अब देखें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसके इर्द गिर्द जो क्राउडिंग है वो बहुत ज्यादा है। पहले ये एनवायरनमेंट ब्रेक करना पड़ेगा, फिर इस पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ मूव करवाना पड़ेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ मूव करवाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इसका नेगेटिव चार्ज इसको पॉजिटिव की तरफ खींचेगा, और इसका नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको नेगेटिव की तरफ खींचेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो हर्डल क्रिएट करेंगी। इसका मतलब जब आप सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को ज्यादा करते जाएंगे, तो जितनी कंडक्टेंस आनी चाहिए उतनी कंडक्टेंस नहीं आती, बल्कि वो कंडक्टेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। इसीलिए जब हमने कंसंट्रेशन को स्टडी करना होता है तो हम बात करते हैं इन्फिनिटी डाइल्यूशन की, यानी इतना डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाए कि ये अगर एक चार्ज है और इसके इर्द गिर्द कोई एनवायरनमेंट है, तो जैसे जैसे ये एनवायरनमेंट मूव करती जाए ये चार्ज भी वैसे मूव करता जाए, बजाय इसके कि ये चार्ज किसी और तरह से मूव करे, वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मूव करे। जब ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा तो ना रिलैक्सेशन जरूरी होगी, ना इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जरूरी होगा। लेकिन जब आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो आपके पास उसकी जो कंडक्टेंस है वो कम होती चली जाएगी। अब बात समझ आइए आपको? सर मुझे अभी भी एक बात ये नहीं हाँ समझ हाँ। आ रही कि मतलब हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की क्यों बात कर रहे हैं, हम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि मतलब अब ये जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव बात कर रहे हैं ये मतलब ये सोल्यूट के होंगे ना, मैं उसकी हम मैं कंडक्टेंस की एक बात मिनट, करें। मैं आपको एक जनरल सी बात बताता हूँ। ये देखिए, एक मैं छोटी सी बात करता हूँ। आपने बनाया 0.01 मोलर सोल्यूशन, सपोज 0.01 मोलर। 0.01 मोलर सोल्यूशन बनाने के बाद आपकी ख्वाहिश थी कि हम इसकी इस 0.01 पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखें। इसने कंडक्टेंस की, मैं सपोज करता हूँ 166। अब जब मैं 0.02 करूंगा तो आपकी ख्वाहिश क्या हो कि ये 166 से डबल हो जाए, क्योंकि 0.01 पे बिल्कुल ये है सर, तो ये डबल हो जानी चाहिए। लेकिन ठीक हो इसका गया सर। आंसर जो आता है वो डबल से कम आता है। इसके ऊपर जो कंडक्टेंस आनी चाहिए वो नहीं आ रही, उससे कम आ रही है। और उससे कम आने की रीजन क्या है कि जो चार्जेस हैं उन्होंने पहले अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बैलेंस करना है, और फिर उन्होंने इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी करनी है। अगर मैं 0.07 मोलर बनाता हूँ सपोज, इसका मतलब है आप 166 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो इसके बराबर नहीं आएगा। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है और एसिमेट्रिक इफेक्ट है। ये बात समझ आई आपको? यस सर, आ गई, अब आ गई। तो ये है असल में, हम सॉल्यूशन की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब कभी हमें कंडक्टेंस को मेजर करना है तो हमने उसको इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है कि मजीद हमारे पास उसके अंदर इस तरह की कोई गुंजाइश ना बचे। तो हम इसके अंदर अपना टाइम मजीद ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ट्रांसपोर्ट नंबर है। तो मैंने आपको इक्वेशन बता दी, आप इसके 2 फैक्टर लिख दीजिएगा एंड दैट्स इट। चले जी, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्ट नंबर का। आज मैंने आपको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करवाना है और उसके बाद हमारा इंशाल्लाह एक आधे मजीद लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप लोग मॉर्निंग में, जैसे इस पहला रोज़ा है संडे को, तो हो सकता है कि मैं संडे को आपकी क्लास जो है ना वो मॉर्निंग में कंडक्ट कर लूँ एक, क्योंकि सुबह सुबह ज़रा फ्रेश होता है बंदा तो क्लास कंडक्ट हो ही जाती है। तो ज़रा ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीक से तो लाजमी आपकी क्लास जो है वो मॉर्निंग में कर देंगे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक पे इसको ख़त्म करते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? देखिए, आपके पास जो फ्रैक्शन
है किसकी, ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय आइंस। कितनी करंट जो आइंस हैं वो लेके जा रहे हैं, ये आपका ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊं तो हम यहाँ एक चीज को नोट कर सकते हैं। मेरे पास है सोडियम फॉस्फेट। जब मैं इसको वाटर में ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा सोडियम एंड फॉस्फेट। ये बात हमें समझ आ जाती है। अब यहाँ पर हमने क्या चीज देखनी है कि सोडियम और फॉस्फेट जो है, इसके अंदर से जो आपका सोडियम आयन है, एक आयन, क्या वो कंडक्टेंस कर सकता है जो फॉस्फेट का एक आयन कर सकता है? डेफिनेटली नॉट। इसकी इंडिविजुअल कंडक्टेंस हो रहा है, इसकी इंडिविजुअल कंडक्टेंस हो रहा है। हम जब ट्रांसपोर्ट नंबर को पढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं जिसमें हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्जेस प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल द नेगेटिव चार्जेस, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन। वन का मतलब होता है यूनिटी, यानी टोटल कंडक्टेंस उसकी वही होगी। आपके पास यहाँ पर यूनिटी का फैक्टर आता है। ठीक है, तो यहां से आपने कुछ चीजें मेजर करनी होती हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा आयन कितनी जल्दी करंट को पास करवा सकता है। अगर मैं इसको आसान लफ्जों में कहने की कोशिश करूं तो आप यूं समझ लें कि वो कह रहा है स्पीड ऑफ कैटायन प्लस एनायन, ये है ट्रांसपोर्ट। अगर मैं बात करूं कैटायन की, तो जो कैटायन ने करंट कैरी करनी है, मेरे पास कोई भी कैटायन है सपोज, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने कितनी करंट कैरी करनी है, जितनी इसकी स्पीड है। और उस स्पीड को मैं किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैटायन की स्पीड प्लस जितनी मेरे पास स्पीड एनायन की होगी उसको मैं, अब ये क्या है, ये है कांस्टेंट। और ये कौन सा कांस्टेंट है, ये वो कांस्टेंट फैक्टर आता है, याद रखिएगा। तो चलो मैं आपको इसकी डेरिवेशन ही करवा देता हूँ, वहीं से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये छोटी सी इसकी डेरिवेशन है जी, ये भी आप साथ ही करना। स्पीड ऑफ द करंट कैरिड बाय अ पॉजिटिव चार्ज, देखते हैं, करंट कैरिड बाय पॉजिटिव चार्ज is directly proportional to speed of the cation। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करूंगा तो मैं के यू सी लिखूंगा। और अगर मैं इसको किसी नेगेटिव चार्ज के लिए डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूं कि करंट कैरिड बाय नेगेटिव चार्ज, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यू ए के एनाइन के, तो के यू ए मैंने इसको लिख लिया। अब ट्रांसपोर्ट नंबर अगर मैं डिस्कस करूं, यहाँ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, जहां पे जिसको इशू आए वो मुझे बता देगा, मैं वहां से उसको समझा दूंगा, इसलिए अपसेट नहीं होना, मैं ये करवा दूंगा। जहां से जिसको समझ ना आए वो प्लीज मुझे बता दे कितना सर ये पॉजिटिव। यू स्टैंड फॉर, यहाँ जी, पे यू किसको रिप्रेजेंट करता है? यू असल में उसकी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू सी मतलब स्पीड ऑफ कैटायन, यू मीन स्पीड। ठीक हो गया सर। तो पॉजिटिव चार्ज की कितनी स्पीड होगी, आपके पास है के यू सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आयंस। आपके पास कैटायंस भी हैं और एनायंस भी हैं। हम किसी चीज की स्पीड कैसे निकालते हैं,
हम देखते हैं उस आयन की स्पीड टोटल आयंस में कितनी है। किसी को मोल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट पता हो तो ये होता है ना, एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सोल्यूशन केमिस्ट्री में इसकी बड़ी डिटेल्स आती है, बट एनीवेज अगर आपके पास आपने यूसी की इसको देखना है यानी कैटायन की स्पीड देखनी है तो आप टोटल आयंस में देखेंगे। और अगर आपने एनायंस Na/N सर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, के यू ए डिवाइडेड बाय के यू सी प्लस के यू ए। आज बड़े सन्नाटे में हैं लोग सारे, कुछ शोर शराबा नहीं हो रहा हमारे ग्रुप में आज, खैरियत है। तो याद रखिएगा कांस्टेंट कांस्टेंट से कट उठ जाते हैं, तो ये जब आप इसे काट कूट लेंगे तो ये यू सी ओवर यू सी प्लस यू ए आ जाएगा इसी तरह से। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव ये एक यूनिटी फैक्टर होता है। वन का मतलब है यूनिटी, यानी जितने मर्जी कैटायंस और जितने मर्जी एनायन हो, जिस तरह के मर्जी एनायंस हो, आपके पास एक फैक्टर आता है उसकी कंडक्टेंस का, और वो कंडक्शन एज अ होल मेजर होती है। आप किसी सोल्यूशन में से ये नहीं कह सकते कि इस कैटायन की ये है और एनायन की ये है, आप एज अ होल उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ये बताता है। अच्छा सर, ये T प्लस इज इक्वल टू के यू सी ओवर के यू सी प्लस के यू, इसका ना थ्योरेटिकल मीनिंग बता दें जरा इसका, इस एक्सप्रेशन द का। टोटल स्पीड ऑफ कैटायंस, transport number mean the total speed of cation is equal to speed of cation in the solution of cations and anions। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, इट इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? टी नेगेटिव कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन सेकंड आयन। ये इसका अप्रोप्रिएट वर्ड कैसे? चलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट लूं तो क्या ये सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है? एनी वन ऑफ यू? जी सर, प्रोडक्ट कर लेता है में तो NaNO3 और AgCl बनेगा। अच्छा, NaNO3 भी सोल्यूशन रहेगा और AgCl भी सोल्यूशन रहेगा। सर ये सॉल्यूशन की बात कर, एक चीज उसमें ये दोनों सॉल्ट नहीं है। दोनों सॉल्ट है ना, तो दोनों सोल्यूशन में चले जाएंगे। नहीं सर, नहीं सर, क्या ये करें? फिर नहीं होगा। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट भी वाटर सोल्यूबल होता है, सोडियम क्लोराइड भी वाटर सोल्यूबल होता है। इसका मतलब सिल्वर भी सोल्यूबल हो सकता है, नाइट्रेट भी सोल्यूबल हो सकता है, सोडियम भी सोल्यूबल है और क्लोराइड भी सोल्यूबल है। जैसे ये सोडियम नाइट्रेट बनता है ये तो सोल्यूबल रहता है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड सॉलिड बन जाता है। किसी को अगर एफएससी याद आए, बीएससी याद आए, तो किसी को याद हो सिल्वर का एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है और क्लोराइड आयन का, उसमें सिल्वर तो नाइट्रेट डालते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। ब्रोमाइड आयन का क्या था? जी ब्रोमाइड आयन के अंदर जब ऐड करते हैं तो आपके पास किस तरह का कलर आता है? आपके पास ब्रोमाइड आयन हो, आपके पास पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। और अगर आपके पास आयोडाइड हो तो फिर किस कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं? भूल गए हैं? ब्लू नहीं। ये आयोडीन के साथ ब्राइट येलो कलर बनते हैं। यानी अगर आप बात करें सिल्वर की तो ये सॉल्यूबल था, लेकिन जैसे ही ये डिफरेंट आयंस के साथ मिला इसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई। तो ट्रांसपोर्ट नंबर किसी आयन की इंडिविजुअल मलकियत नहीं है, वो डिपेंड करता है कि दूसरा आयन कौन सा है।
मैं इसकी एक जनरल सी मिसाल देता हूँ कि असलम साहब की शादी हुई और असलम साहब की जो से शादी हुई वो बेगम साहिबा एमएससी कर रही थी या एमएससी कर ली थी। अब क्या इनका जो उनकी वाइफ है, जो भी एक्स वाई जी उनकी वाइफ है, उनका आगे पढ़ना असलम साहब के घरेलू माहौल पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ये कहेंगे तो उनकी वाइफ आगे एमफिल या पीएचडी या जो भी करेंगे, इसका मतलब हाँ, हो सकता है कि वो किसी ऐसी फैमिली में चली जाए जहां पर वो आगे पढ़ सकती हैं, और हो सकता है ऐसी फैमिली में चली जाए जहाँ आगे नहीं पढ़ सकती। बिल्कुल इसी तरह से आइन किसके साथ मिल रहा है? क्या वो उसको इजाजत दे रहा है दूसरा आइन कि वो फ्रीली मूव करे, आइन्स बनाए, या वो उसको फ्रीली मूव करने की इजाजत नहीं दे रहा? तो ये सब चीजें हैं जो कि आइन्स पे डिपेंड करती हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ फीमेल को इजाजत मिले, मेल को भी इजाजत लेना पड़ती है अपनी बेगम साहबा से। तो आप परेशान ना हो, आपका भाई इसकी जिंदा मिसाल है, तो लिहाजा हो जाता है जिंदगी में ऐसा। तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर है, आपने इसकी इक्वेशन याद रखनी है और इसके बारे में लिख देना है कि आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हों तो उनकी आयनिक मोबिलिटी या आयन में जाना डिफरेंट होता है। इसका न्यूमेरिकल मैं देखूंगा, अगर मुझे इसका कोई प्रॉपर न्यूमेरिकल नजर आया तो वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा, लेकिन आपके पास इनके इफेक्ट्स क्या आते हैं वो समझने बड़े जरूरी है। अगर मैं इनके इफेक्ट्स की बात करूं, ट्रांसपोर्ट नंबर मैं टी एन लिख देता हूँ, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा। भाई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं आजकल आप लोग? यस सर, पढ़े हैं। क्या सियासी सूरत हाल नजर आ रही है पाकिस्तान? सर अपोजिशन के वोट ज्यादा हो गए हैं, कि मतलब 156 तक, 156 अपना टू 70। 176। हाँ, तो आपको क्या लगता है ये कौम के लिए अच्छा शगुन है बुरा शगुन है? हाँ जी। सर अगर सर मेरा हम पॉइंट ऑफ हम व्यू देखा जाए ना तो सही है। अपोजिशन का ये जो बिल होगा नो कॉन्फिडेंस का, ये पास होने के बाद में भी असेंबली डिसॉल्व हो जाए, अर्ली इलेक्शंस हो जाए, इमरान खान फिर आ सकते हैं अर्ली इलेक्शंस में। बड़ी जबरदस्त बात की आपने जी। दूसरा, तो क्या इमरान खान 5 साल पूरे करता तो फिर नहीं आ सकता था? फिर भी आराम से आ सकता था सर, फिर उसको चांसेस उसके कम थे। अब तो उसे पावर आ गई है ना पब्लिक की, उधर उस वक्त उसे चांसेस कम क्यों स्ट्रेंथ थे? है पब्लिक की। सर प्लीज पॉलिटिक्स को डिस्कस ना करें। नहीं नहीं, देखें ये सीएसएस कर रहे हैं बच्चे, और बड़ा सीएसएस के बच्चों का। लेकिन देखिए मैं, हम यहाँ पे कोई एक नॉन लीग या पीपल पार्टी है उसको तो डिस्कस करने नहीं बैठे, हम तो एक डिस्कस कर रहे हैं, आपको ऐसे आ जाता है करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान सर एंड माहौल डेमोक्रेसी विद रिस्पेक्ट टू इस्लाम। आपको एक ऐसे आ जाता है, आप क्या लिखेंगे इसमें? मैं तो राय जानना चाह रहा हूँ ना, अभी हम जी डिस्कस सर, करें। ये जी अब जी ये जी। सर ये इसमें भी है, हॉट टॉपिक में भी है। हाँ तो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आपने कहा कि इस तरह इमरान खान के आने के दोबारा चांसेस हैं। आपको क्या लगता है कि कोई सियासी लीडर अपने बलबूते पे आता है? सर कभी भी नहीं नहीं, नहीं कभी भी नहीं। हाँ सर, जी। हवाई मखलूक लेके आती है सर, हवाई मखलूक का तो अगर किताब का हवाई रोल होता है। मखलूक लेकर सर मैं आती है, इसलिए कह रही हूँ कि इसको डिस्कस ना करें इसी तो वजह से। हवाई मखलूक जाने क्यों देती है? आपका एनालिसिस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप लिखते हैं ना सीएसएस हम्म में, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है डिप्लोमेसी। अगर आपका आंसर जी डिप्लोमेटिक सर। है, जैसे आप पागलों की तरह असेंबली में खड़े होकर कह देंगे हमारे सारे पायलट जेली हैं, तो क्या होगा? उसका अल्टीमेटली नुकसान ये होगा कि आपकी फ्लाइट जो है वो कभी अमेरिका में, लंदन में लैंड नहीं कर सकेगी। आप लोग उन कंट्रीज में नहीं जा बिल्कुल सकते। सर, पीआईए के साथ ऐसा हुआ है। तो आप देख लें कि आपकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज जो है ना वो बड़ी जरूरी होती है। चलें जी, हम फिर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे साथ साथ, बड़े हॉटलाइन पे टॉपिक है।
नेचर ऑफ आयन। अब नेचर ऑफ आयन के ऊपर ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे डिपेंड करता है? अगर मैं आपसे बात करूं कार्बोनेट की, सल्फेट की और फॉस्फेट की, मुझे बताएं क्या इनके सॉल्यूशंस कंडक्टर होते हैं? जी, हेलो, एनी वन ऑफ यू जो मुझे बताए क्या इनके सॉल्यूशन कंडक्टर्स होते हैं? सर सल्फेट सर का तो होते होता हैं है। सर, अच्छा, आइंस सारे मूव तो कर रहे होते हैं सर क्या सल्फेट के सॉल्यूशन। इसका कोई भी कैटाइन इसके साथ लगा हो ये सॉल्यूबल होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये नहीं होगा। अब देखें, ये बात आपने दुरुस्त की। अब कौन से एलिमेंट हैं जो इनके साथ मिलेंगे तो ये कंडक्टर होंगे? मिसाल के तौर पे कार्बोनेट या सल्फेट या फॉस्फेट, ये तब तक कंडक्टर नहीं है जब तक आपके पास इनका जो दूसरा आयन है, यानी जो इनके साथ अटैच है, वो कौन सा आयन है? मैं सपोज कर लेता हूं सोडियम कार्बोनेट, मैं सपोज कर लेता हूं आयोनिक। पोटाशियम कार्बोनेट, मैं सपोज कर लेता हूं सोडियम सल्फेट, मैं सपोज कर लेता हूं पोटाशियम सल्फेट, मैं सपोज कर लेता हूं सोडियम फॉस्फेट, और मैंने एक और सपोज कर लिया पोटाशियम फॉस्फेट। ये वाटर सोल्यूबल है। क्यों वाटर सोल्यूबल है? क्योंकि इनके साथ वाला जो आयन है, यानी जो कैटाइन है, वो अल्कली मेटल से बिलोंग करता है। ये सब सोल्यूबल है। चले, ऐसा नॉन मेटल बताएं जिसके साथ ये लोग कनेक्टेड होते हैं, ये आयंस कनेक्टेड होते हैं और सोल्यूबल होते हैं। थोड़ी सी जरा केमिस्ट्री पढ़ते हैं आज। सर एसिड है, नॉन मेटल। हाइड्रोजन लगा दे हैं सबके साथ। अस्तगफुरुल्लाह, मैं नॉन मेटल सल्फ्यूरिक की बात एसिड, कर रहा हूँ, आप फास्फोरिक एसिड। एसिड की तरफ जा रहे हैं। है सॉल्ट ही, वो सॉल्ट ही है। सर कैसे? कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड ओहो, सल्फ्यूरिक एसिड की बात नहीं, H2SO4। कैल्शियम कार्बोनेट। मैं नॉन मेटल सॉल्ट की बात कर रहा हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड है, वो तो H पॉजिटिव है, वो तो सर एसिड। मैग्नीशियम अगर इसके साथ। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मेटल मैग्नीशियम है। फॉस्फेट मैग्नीशियम मेटल है। कभी भी सॉल्यूबल। हम्म। शाबाश। बताएं, केमिस्ट्री पढ़ सर अब पढ़ा इनके हमने साथ हमें कोई सारी नॉन मेटल जिंदगी। लगाना है कि? कोई नॉन मेटल ऐसा लगाएं, कोई भी नॉन मेटल हो सकता है। ये तो मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फेट और मेटल फॉस्फेट है ना। टाइम वेस्ट। जी जी सर। हाँ जी, हाँ जी। क्लोराइड, कौन सा? अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड तो है ही नहीं, कार्बोनेट है, सल्फेट और फॉस्फेट है। आपकी बात दुरुस्त है। अमोनियम सल्फेट है। नॉन मेटल अमोनियम में फॉस्फेट लग सकता है सर। जी अमोनियम कार्बोनेट सोल्यूबल है, अमोनियम सल्फेट्स, फॉस्फेट। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट। और अमोनियम अमोनियम फॉस्फेट। फॉस्फेट। आपने कभी सॉल्ट एनालिसिस करना हो और वो आपको कहें कि देखें जी ये सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले मतलब उसे देखना हो कौन सा है, तो सबसे पहले टेस्ट क्या किया जाता है? ये चीज चेक की जाती है, सॉल्यूबल है तो हो रहा है, इनसॉल्यूबल है तो हो रहा है। तो ये आपको दो चीजें समझ आ गई कि नेचर ऑफ आयन और नेचर ऑफ अदर आयन कैसे डिपेंड करेगी। हाइड्रेशन एनर्जी और कंसंट्रेशन, मैं कंसंट्रेशन के बारे में बता चुका हूं। कई चीजों की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होती है तो ट्रांसपोर्ट नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन ये बड़ा ही छोटा सा चेंज है, ये को बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता जब आप सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। टेम्परेचर जो है वो सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अच्छा जी, टेम्परेचर के। तो एक चीज लास्ट, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, अगर ये लार्ज होगी तो आपकी जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो लेस होगा, क्योंकि अगर वाटर ने उसको ट्रैप करके रोक लिया, हाइड्रेट कर लिया अपने साथ, तो वो आयन आसानी से मूव नहीं कर सकता।